दशक 1970 का था। एक ओर भारत 1965 के युद्ध की विभीषिका से उभर रहा था, तो दूसरी ओर उसका पड़ोसी पाकिस्तान खुद को जंग में झोंकने के लिए बेचैन हो रहा था। एक तरफ भारत वैश्विक बिरादरी में खुद की साख बनाने में जुटा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी अंदरूनी झगड़े में मशहूर था। पाकिस्तान का सामाजिक आना बाना बिखर रहा था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच खाई काफी चौड़ी हो चुकी थी। पूर्वी पाकिस्तान के बाशिंदे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव के शिकार हो रहे थे, जबकि पश्चिमी हिस्से के युवा अपना भविष्य संवार रहे थे। राजनीति अच्छी होती भी कैसे? आजादी के 2 दशक बाद भी पाकिस्तान में कोई निर्वाचित सरकार नहीं बनी थी। तख्तापलट और राजनीतिक हत्या आम हो चुकी थी। पाकिस्तान की सत्ता पर रसूखदारों का कब्जा हो चुका था। सत्ता की मलाई सिर्फ पश्चिमी हिस्से में आ रही थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान अभी भी भूखा था। 2 दशक से बांग्ला और उर्दू के बीच एक जंग चल रही थी। यह इतनी भयानक थी कि पाकिस्तान में एक भूचाल की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। मामला पाकिस्तान के अंदरूनी झगड़े का था, लेकिन वो जिम्मेदार भारत को मानता था। ऐसे में भारत को भी मजबूरन इस जंग में कूदना पड़ा। आखिरकार पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का उदय हुआ। नमस्कार, मैं हूं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम इतिहास गवाह है। सवाल है कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में कैसे बटा? ऐसी कौन सी वजह थी कि बंटवारे की नौबत तक आ गई? आज बांग्लादेश के निर्माण की पूरी कहानी को जानेंगे। बांग्ला और उर्दू के बीच की क्या लड़ाई थी, उसे भी समझेंगे और साथ ही बताएंगे जब आजादी की जरूरत बांग्लादेश को थी, तो भारत इस जंग में क्यों कूदा। आइए शुरू करते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक नया मुल्क बना, तब शायद ही किसी को लगा हो कि कभी पाकिस्तान भी 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। क्योंकि धार्मिक आधार पर बने पाकिस्तान में करीब 80% मुस्लिम थे, लेकिन महज 24 साल बाद ही सच सबके सामने था। बांग्लादेश की आजादी के पीछे कई वजहें थी, ये सालों से काम कर रही थी। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान को बांग्ला भाषा और उसे बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे, तो दूसरी तरफ पूर्वी हिस्से को इनका राजनीतिक दबदबा रास नहीं आया। कुल मिला के बांग्लादेश के निर्माण में अत्याचार और अन्याय की बड़ी भूमिका थी। इस अत्याचार से निपटने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी सेना बनी, जिसने भारतीय सेना के सहयोग से पाकिस्तानी आर्मी को भरपूर चुनौती दी। नतीजे के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की समस्या तात्कालिक तौर पर नहीं हुई थी। यह समस्या सैकड़ों हजारों साल पहले से ही भारत के इतिहास में पनप चुकी थी। इतिहास गवाह है कि भारत हजारों सालों से अलग अलग संस्कृति और भाषाओं वाला देश रहा है। यह विविधता भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है। विविधता इतनी ज्यादा है कि एक सीमा साझा करने वाले 2 राज्यों की लोकल लैंग्वेज और उसकी संस्कृति में भी ठीक ठाक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर का नतीजा है कि बंटवारे के वक्त पूर्वी पाकिस्तान में पलायन कर गए बिहारी मुस्लिम को सिर्फ इसीलिए पश्चिमी पाकिस्तान का हिमायती माने जाने लगा क्योंकि उनकी भाषा उर्दू थी, जबकि बिहार और बंगाल दोनों ऐतिहासिक रूप से सीमा साझा करते रहे हैं। मतलब ये कि जहां विविधता ज्यादा होती है, वहां मतभेद की संभावना भी ज्यादा होती है। बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब विभाजन के नाम पर पाकिस्तान की स्थापना पर सहमत बनी, तभी ये तय हो गया था कि यह मुस्लिम देश होगा। चूंकि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान की नींव रखी गई थी, इसीलिए यह तय हुआ कि मुस्लिम बहुल इलाकों को इसका हिस्सा बनाया जाए। इसलिए 2 ऐसे इलाकों को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया गया, जो वहां की भाषा, संस्कृत के मामले में बिल्कुल अलग थे। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाब के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया और पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में स्थापित किया गया। यानी पंजाब और बंगाल के 2 टुकड़े हुए। इन 2 इलाकों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन इनकी भाषा और संस्कृति को कोई नहीं बांट पाया। पाकिस्तान में रहने वाले पंजाबियों और भारत में रहने वाले पंजाबियों की संस्कृति एक जैसी थी। ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की संस्कृति एक जैसी थी, मगर ये लोग अलग अलग मुल्कों में रहने लगे थे। ये 2 ऐसे इलाके थे जो भाषा और संस्कृति के मामले में बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थे। इन 2 इलाकों में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या सबसे ज्यादा बड़ी थी। अगर पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ देश की 56% आबादी रहती थी।
यानी आधे से भी ज़्यादा। दिलचस्प बात यह थी कि ये लोग बांग्ला भाषा बोलते थे। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची, पश्तो और दूसरी स्थानीय भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते थे। इसके अलावा वहां उर्दू बोलने वाले भारत से पलायन कर गए मुसलमान भी थे। इन उर्दू भाषी नागरिकों की आबादी में हिस्सेदारी महज 3% थी। मतलब यह कि पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी की जुबान बांग्ला थी, लेकिन दबदबा उर्दू भाषियों का था। ऐसे में उम्मीद थी कि उनके ही रीति रिवाज परंपराएं पाकिस्तान के स्थानीय संस्कृति पर हावी रहेगी। दूसरी तरफ पंजाब में रह रहे मुसलमानों का देश के नागरिक संस्थानों, सेना, कृषि भूमि पर ठीक ठाक कब्जा था। इन लोगों की भाषा पंजाबी थी, मगर पश्चिमी पाकिस्तान में बांग्ला भाषियों की संख्या न के बराबर थी। भाषा के इस अंतर ने दोनों देशों के बीच विवाद पैदा कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का कहना था कि बांग्ला पर हिंदुओं का असर है, जबकि मुस्लिमों की जुबान उर्दू है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की वकालत करने वालों और उसकी नींव रखने वालों की भाषा भी उर्दू थी और उर्दू को इस्लाम से जोड़ रहे थे। इस सोच ने भाषाई झगड़े को और तूल दे दिया। आज़ादी के अगले ही साल भाषा को लेकर एक बड़ा बवाल हुआ। फरवरी 1948 में पाकिस्तान की असेंबली में एक बंगाली सदस्य ने एक प्रस्ताव पेश किया। उसकी मांग थी असेंबली में उर्दू के साथ साथ बांग्ला का भी इस्तेमाल किया जाए। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान उपमहाद्वीप के हजारों मुसलमानों की मांग पर बना है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है, इसीलिए ये अहम है कि पाकिस्तान की एक सामान्य भाषा हो और यह सिर्फ उर्दू ही हो सकती है। अगले ही महीने यानी मार्च 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने एक भाषण में आग में घी डाल दिया। असल में उस महीने उन्होंने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के ढाका शहर का दौरा किया। वहां एक भाषण में उन्होंने दो टूक कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा सिर्फ उर्दू होगी और दूसरी कोई भी भाषा नहीं। हालांकि जिन्ना ने इस बात पर जरूर जोर दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में निजी तौर पर बांग्ला भाषा का ही इस्तेमाल होता रहे, लेकिन आधिकारिक भाषा उर्दू ही रहेगी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई। बहुत बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी असेंबली हाउस के सामने इकट्ठा हुए। उनमें छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आर्मी की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही में 5 छात्रों की मौत हो गई। हालांकि 1956 में बांग्ला एक स्टेट भाषा जरूर बन गई, लेकिन इसके बाद भी बांग्ला भाषी संतुष्ट नहीं थे। अब सवाल है कि पश्चिमी पाकिस्तान बांग्ला भाषियों की मांग को मानने से इनकार क्यों कर रहा था। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त की भूमिका निभाने वाले अफरा-शियाब मेहंदी हाशमी ने अपनी किताब फैक्ट एंड फिक्शन में लिखते हैं, उर्दू पीढ़ियों से उपमहाद्वीप के मुसलमानों की भाषा रही है और यह देश के दोनों हिस्सों में बोली और समझी जाती है। उर्दू अरबी भाषा के जैसी है, जो कि कुरान की जुबान है। इसीलिए एक मुस्लिम देश होने के चलते उर्दू भाषा पाकिस्तानी पहचान के लिए बेहतर है। वो आगे लिखते हैं, अगर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना बांग्ला भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग मान ली होती तो मुमकिन था पाकिस्तान को भविष्य में और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता और दूसरे क्षेत्र भी अपने प्रांतीय भाषाओं का दर्जा बदलने की मांग करते। भाषा और संस्कृत का यह अंतर इतना बड़ा था कि दूसरे मामले को लेकर भी पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्से के बीच कभी न पटने वाली खाई बन चुकी थी। हर मामले में पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिस्से के साथ सौतेला बर्ताव कर रहा था। पूर्वी पाकिस्तानियों के साथ नस्लीय शब्द इस्तेमाल किए गए, उनके खिलाफ नस्लीय नैरेटिव बनाया गया। आर्थिक तौर पर पूर्वी पाकिस्तान किस तरह अन्याय का सामना कर रहा था, अब उसे भी समझ लेते हैं। राजस्व उगाही के मामले में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान पर बीज साबित हो रहा था, लेकिन राष्ट्रीय बजट के मामले में फायदा सिर्फ पश्चिम को ही मिल रहा था।
ऐसा कहा जाता है कि पूरे पाकिस्तान की 60% राजस्व का ही पूर्वी हिस्सा करता था, लेकिन 75% राष्ट्रीय बजट पश्चिमी हिस्सा पर खर्च होता था। मतलब ये कि पश्चिमी पाकिस्तान में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था और पूर्वी पाकिस्तान में कम, जबकि सरकार को ज़्यादा आमदनी पूर्वी पाकिस्तान से होती थी। इससे पूर्वी के मुकाबले में पश्चिमी हिस्से का आर्थिक विकास ज़्यादा हो रहा था। पूर्वी हिस्से के संसाधनों से पश्चिमी हिस्से में उन्नति हो रही थी, जबकि वो अभी भी तंगहाल था। प्रगति में असमानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है 1969-70 के दौरान पश्चिमी हिस्से में प्रति व्यक्ति आय पूर्वी हिस्से के मुताबिक 61% ज़्यादा थी। भेदभाव इतने चरम पर था कि एक तो पूर्वी पाकिस्तान के बाशिंदों को पश्चिमी हिस्सों में सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी और दूसरी तरफ इस हिस्से में सरकारी नौकरी ना के बराबर थी। इससे पूर्वी हिस्से के युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही थी। ये बेरोजगारी यहाँ के लोगों में असंतोष की चिंगारी को भड़का रही थी। उधर बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी बिगड़ते चले गए। कश्मीर मसले को लेकर 1956 में भारत और पाकिस्तान के बीच तलवारें खिंच गई। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। हार के बाद पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संतुलन और भी ज़्यादा बिगड़ गया। बिगड़ते हालात को देखते वहां के राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। 1949 में बनी आवामी लीग पूर्वी पाकिस्तान के हक की लड़ाई लड़ने लगी। पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने मोर्चा संभाल लिया और 1966 में अधिक स्वायत्तता के लिए अपनी 6 सूत्रीय मांग सामने रखी। इसमें बंगालियों के शासन करने के अधिकार और उनकी राजनीतिक स्थिति पर जोर दिया गया। इसे बांग्लादेश की आज़ादी की राह में एक मील का पत्थर माना जाता है। पहली मांग थी कि लाहौर प्रस्ताव के आधार पर वास्तविक अर्थों में पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे निर्वाचित विधायिका वाले संसदीय स्वरूप का प्रावधान हो, क्योंकि अब तक एक भी आम चुनाव नहीं हुआ था। दूसरी मांग थी संघीय सरकार केवल 2 विषयों से निपटे, रक्षा और विदेश, बाकी सभी विषय राज्यों के पास हो। तीसरी मांग थी पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के बीच अलग करेंसी हो, हालांकि इनके एक दूसरे में कन्वर्ट होने की सुविधा हो। चौथी मांग थी एक अलग रिजर्व बैंक की स्थापना और पूर्वी पाकिस्तान के लिए एक अलग राजकोषीय मौद्रिक नीति अपनाई जाए। पांचवी मांग थी टैक्स और राजस्व संग्रह की शक्ति राज्यों के पास हो, न कि केंद्र के पास। और अंतिम मांग थी कि पूर्वी पाकिस्तान में एक सैन्य या अर्धसैन्य बल हो और नौसेना का मुख्यालय पूर्वी पाकिस्तान में होना चाहिए। ये ऐसी मांगे थी जिनसे साफ पता चल रहा था कि शेख मुजीबुर रहमान एक अलग देश को बसाना चाहते हैं, लिहाजा उनकी सभी मांगों को खारिज कर दिया गया। बहरहाल पूर्वी पाकिस्तान के निवासियों को अभी भी उनके हक में कुछ बेहतर होने की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति का स्थिरता और पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के प्रयास ने जंग की पृष्ठभूमि बना दी। असल में जब पाकिस्तान की नींव डाली गई तो पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने और लियाकत अली प्रधानमंत्री, लेकिन सिर्फ 13 महीने बाद ही जिन्ना का देहांत हो गया। फिर ख्वाजा नजीमुद्दीन गवर्नर जनरल बने। अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान की राजनीतिक हत्या हो गई और नजीमुद्दीन प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे में गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पाकिस्तान राजनीतिक रूप से कितना अस्थिर था यह इससे समझ सकते हैं कि वहां पहला आम चुनाव 1954 में हुआ, जो कि एक अप्रत्यक्ष चुनाव था। मतलब आज़ादी के 7 साल बाद वहां चुनाव हुआ, वह भी इनडायरेक्ट। फिर भी इसके नतीजे पर कोई अमल नहीं हुआ। 1956 में पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिकन बन गया। गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया। अब इसके स्थान पर राष्ट्रपति नियुक्ति होने लगे। अली मिर्जा पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन 2 साल बाद ही पाकिस्तान में पहला सैन्य तख्तापलट देखने को तब मिला जब 1958 में इस्कंदर अली मिर्जा को कुर्सी से बेदखल कर मोहम्मद अयूब खान राष्ट्रपति बने। इसके बाद भी सैन्य तख्तापलट का सिलसिला लगातार चलता रहा। 1971 तक हालात ऐसे ही बने रहे।
यानी पाकिस्तान के स्थापना के 2 दशक बाद भी किसी लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं हो पाया। आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आने के काबिल थे और सरकार चलाना चाहते थे, उनसे सत्ता छीनी जा रही थी। इससे राजनीतिक दलों के अंदर तो एक हलचल थी ही, वहीं पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अंदर भी निराशा का माहौल था। लेकिन इसकी वजह थी कि ज्यादा आबादी होने के बावजूद इस इलाके को सियासत में अब तक मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिल पाई थी। 1969 में जनरल याहिया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने अगले साल चुनाव कराने का वादा कर दिया। उन्होंने वादा निभाया भी। दिसंबर 1970 में उन्होंने आम चुनाव करवाया। पाकिस्तान बनने के बाद यह पहला प्रत्यक्ष आम चुनाव था। लंबे इंतजार के बाद हुए इस चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो सबके होश उड़ गए। इस चुनाव में जिस पूर्वी पाकिस्तान के साथ हमेशा भेदभाव किया गया, जहां के लोगों को कई अधिकारों से वंचित किया गया, वहां की आवामी लीग को जीत मिली। कुल 313 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें आवामी लीग को 167 सीट पर जीत मिली, यानी बहुमत की संख्या से 10 सीट ज्यादा। दिलचस्प बात यह थी कि आवामी लीग को पश्चिमी पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं मिली। 169 सीटें पूर्वी पाकिस्तान में थी और बाकी सीटें पश्चिमी हिस्से में। आवामी लीग ने 169 में से 167 पर जीत हासिल की। उस चुनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो के पाकिस्तान के पीपुल्स पार्टी को 86 सीटें मिली, यानी उनकी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आई। यहाँ पर मजे की बात यह थी कि भुट्टो की पार्टी को पूर्वी पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं मिली थी। इस घटना से इसी बात का पता चलता है कि पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के बीच दूरियां कितनी बढ़ चुकी थी। चुनावी नतीजे के हिसाब से आवामी लीग के मुखिया शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के राह पर थे, लेकिन भुट्टो ने इसमें पेच फंसा दिया। उन्हें लगा कि अगर सरकार का गठन होता है तो कोई बंगाली पाकिस्तान में अपनी सरकार चलाएगा। दूसरी बात यह थी कि वह आवामी लीग पश्चिमी पाकिस्तान पर राज करती, जिसने ना तो वहां पर एक भी सीट जीती और ना ही वहां के राजनीतिक दलों ने उसे कभी पसंद किया। लीग की चुनावी कामयाबी से पश्चिमी पाकिस्तानियों को डर था कि अगर आवामी लीग की सरकार बन गई तो बंगालियों की 6 सूत्रीय मांगें और उदारवाद के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति मिल जाएगी। इसीलिए भुट्टो ने याहिया खान से कहा कि इस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए और आवामी लीग को सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए। हुआ भी यही। याहिया ने आवामी लीग को सत्ता सौंपने के बजाय अनुभवी बंगाली राजनेता नूरुल अमीन को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। उनसे पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी और आवामी लीग के बीच समझौता कराने के लिए कहा गया, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही, क्योंकि आवामी लीग को सरकार बनाने का मौका न देने के कारण पूर्वी पाकिस्तान में पहले से ही काफी अशांति पैदा हो चुकी थी। पूर्वी पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर चुके थे और आजादी की मांग कर रहे थे। दिसंबर 1970 में चुनाव हुआ और मार्च 1971 में आवामी लीग का काडर सड़कों पर था। हर तरफ प्रदर्शन हो रहे थे और हड़तालें चल रही थी। 7 मार्च को ढाका के रेस कोर्स मैदान में शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक भाषण दिया। भाषण में 10 लाख की ऐतिहासिक भीड़ इकट्ठा हुई। मुजीब पाकिस्तान से आजादी की अपील कर रहे थे। उनके भाषण का एक एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ ललकार था। इसी भाषण में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की नींव रखी गई। इसी दौरान पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ। मुक्ति वाहिनी सेना में बांग्लादेश के सैनिक, अर्धसैनिक और यहाँ तक कि नागरिक भी शामिल थे। ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे। हालात तब और भी बिगड़े जब 25 मार्च 1971 को जनरल याहिया खान के आदेश पर ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत हुई। इसका मकसद मुक्ति वाहिनी सेना का खात्मा करना था। कहा जाता है पूरे सर्चलाइट ऑपरेशन में करीब 20 से 30 लाख लोग मारे गए। 25 मार्च को ही पाकिस्तानी सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में उन्हें मियांवाली जेल में एक काल कोठरी में रखा गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में आवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आने लगे। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश के करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में शरण ले ली। खासकर पश्चिम बंगाल पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ने लगा।
उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्यों में शरणार्थी बढ़ने लगे, तब भारत सरकार पर उनके भोजन और आश्रय पर दबाव बढ़ने लगे। यह स्थिति भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही करने का दबाव बनाने लगी। ऐसे में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी सेना की मदद करने का फैसला किया। 13 मार्च 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद में पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करने का ऐलान कर दिया। 29 जुलाई को भारतीय संसद ने सार्वजनिक रूप से लड़ाकों की मदद करने की घोषणा कर दी। जुलाई आते आते इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के बजाय बांग्लादेश कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्थिति विस्फोटक हो गई। यहां तक कि पूर्वी पाकिस्तान पर दमनकारी कार्यवाही और मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से इस मामले में दखल देने की मांग की, लेकिन कई देश जैसे चीन, अमेरिका और कई इस्लामिक देश बांग्लादेश के गठन के खिलाफ थे। इस बीच इंदिरा गांधी ने अमेरिका समेत कई देशों का दौरा किया और इन देशों को पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में किए जा रहे जुल्म से अवगत कराया। लेकिन अमेरिका जैसे देश ने तब भारत की मांगों को मानने और पाकिस्तान को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया। इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मदद करने का फैसला किया। उधर पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करने की मांग की गई। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। नवंबर आते आते बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। 3 दिसंबर 1971 को प्रधानमंत्री कलकत्ता में एक जनसभा कर रही थी। तभी ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के साइबर जेट और लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायुसेना पार कर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के मिलिट्री बेस पर बम गिराने शुरू कर दिए। भारत के कुल 11 एयरबेस पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया। फिर क्या था, उसी समय भारतीय सेना ने भी जवाबी हमला किया और इसके साथ ही बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की शुरुआत हो गई। भारत ने सबसे पहले कराची के नेवी बेस को उड़ाया और फिर सेना बांग्लादेश में दाखिल हो गई। भारत ने 6 दिसंबर को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी। सेना की बहादुरी और सूझबूझ से जीत संभव हुई और महज 13 दिनों में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। 16 दिसंबर 1971 को रेस कोर्स के मैदान में पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीन अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर अपनी हार मान ली। नियाजी ने साइन कर अपने वर्दी पर लगे बिल्ले हटाए और अपना रिवॉल्वर निकालकर जनरल अरोड़ा को सौंप दिया। इसी के साथ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। मुजीब पाकिस्तान से लंदन के रास्ते दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। शेख मुजीबुर रहमान ने सेना के कंटोनमेंट मैदान पर जनसभा में बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम में मदद करने के लिए भारत की जनता को धन्यवाद किया। दिल्ली में 2 घंटे रुकने के बाद जब शेख ढाका पहुंचे तो 10 लाख लोग उनके स्वागत में ढाका हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इस तरह बांग्लादेश औपचारिक तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आ गया। आज भी 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। ख्याल रखिए। नमस्कार।